Topic: Sterilization and Disinfection, Part 2, Moderate Level. Top 20 MCQs. Q1. इंसिनरेशन का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के बायोमेडिकल वेस्ट के लिए किया जाता है? A. शार्प्स यानी सुई और ब्लेड, B. ग्लासवेयर, C. एनाटॉमिकल वेस्ट यानी मानव अंग और टिश्यू, D. प्लास्टिक बॉटल्स. उत्तर C. एनाटॉमिकल वेस्ट और संक्रामक कचरे को पूरी तरह राख में बदलने के लिए इंसिनरेशन सबसे सुरक्षित विधि है. Q2. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ऑटोक्लेव करने से पहले किस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए? A. डायरेक्ट स्टेरिलाइजेशन, B. लुब्रिकेशन ओनली, C. नो क्लीनिंग रिक्वायर्ड, D. डीकंटामिनेशन एंड क्लीनिंग. उत्तर D. स्टेरिलाइजेशन से पहले उपकरणों से खून और मवाद हटाना जरूरी है, वरना सूक्ष्म जीव कचरे के नीचे सुरक्षित रह सकते हैं. Q3. फ्लैश स्टेरिलाइजेशन का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? A. इमरजेंसी में गिरे हुए सर्जिकल उपकरणों के लिए, B. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, C. दूध को साफ करने में, D. कचरा जलाने में. उत्तर A. जब सर्जरी के दौरान कोई ज़रूरी उपकरण गिर जाता है तो उसे बहुत कम समय के लिए उच्च तापमान यानी 134 डिग्री सेल्सियस पर फ्लैश ऑटोक्लेव किया जाता है. Q4. बोविडिक टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? A. तापमान मापने के लिए, B. पानी की शुद्धता देखने के लिए, C. ऑटोक्लेव की एयर रिमूवल क्षमता जांचने के लिए, D. बैक्टीरिया की गिनती के लिए. उत्तर C. ये टेस्ट ये सुनिश्चित करता है कि प्री वैक्यूम ऑटोक्लेव में हवा पूरी तरह निकल गई है और भाप सही से प्रवेश कर रही है. Q5. हॉट एयर अवन में ऊष्मा का संचार किस विधि द्वारा होता है? A. कन्वेक्शन, B. रेडिएशन, C. कंडक्शन, D. इवेपोरेशन. उत्तर A. हॉट एयर अवन में पंखे की मदद से गर्म हवा का प्रवाह होता है, जिससे तापमान समान रहता है. Q6. हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट किसे कहा जाता है? A. 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल, B. क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, C. नॉर्मल सलाइन, D. 2% ग्लूटराल्डिहाइड. उत्तर D. 2% ग्लूटराल्डिहाइड एक HLD है, क्योंकि ये पर्याप्त समय मिलने पर स्पोर्स को भी मार सकता है. Q7. प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस प्लाज्मा का मुख्य लाभ क्या है? A. ये हीट सेंसिटिव और मॉइस्चर सेंसिटिव उपकरणों के लिए सुरक्षित है, B. ये बहुत सस्ता है, C. इसमें बहुत समय लगता है, D. ये केवल लोहे के लिए है. उत्तर A. ये आधुनिक विधि है जिसका उपयोग कैमरा, लाइट केबल्स और पावर टूल्स के लिए किया जाता है जो गर्मी और नमी बर्दाश्त नहीं कर सकते. Q8. स्पोर स्ट्रिप स्टेरिलाइजेशन के किस प्रकार के इंडिकेटर का उदाहरण है? A. केमिकल इंडिकेटर, B. मैकेनिकल इंडिकेटर, C. बायोलॉजिकल इंडिकेटर, D. एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिकेटर. उत्तर C. स्पोर स्ट्रिप में जीवित बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं, इसलिए इसे बायोलॉजिकल इंडिकेटर कहा जाता है. Q9. केमिकल इंडिकेटर्स जैसे ऑटोक्लेव टेप हमें क्या बताते हैं? A. कि वस्तु पूरी तरह स्टेरिलाइज हो गई है, B. कि सारे स्पोर्स मर गए हैं, C. मशीन में खराबी है, D. कि वस्तु स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया यानी हीट से गुजरी है. उत्तर D. केमिकल टेप केवल ये बताती है कि पैकेट गर्म हुआ है, ये स्टेरिलाइजेशन की 100% गारंटी नहीं देता, इसके लिए बायोलॉजिकल टेस्ट जरूरी है. Q10. इंफ्रास्ट्रक्चर और वार्ड्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए सबसे सामान्य क्लोरीन कंपाउंड कौन सा है? A. कैल्शियम कार्बोलेट, B. सोडियम हाइपोक्लोराइट, C. हाइड्रोजन पेरोक्साइड, D. अल्कोहल. उत्तर B. सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी ब्लीच का उपयोग फर्श और सतहों की सफाई के लिए व्यापक रूप से किया जाता है. Q11. सैचुरेटेड स्टीम का क्या अर्थ है? A. भाप जो पानी के साथ संतुलित यानी इक्विलिब्रियम में हो, B. भाप जिसमें नमी ना हो, C. बहुत ठंडी भाप, D. हवा और भाप का मिश्रण. उत्तर A. ऑटोक्लेव में प्रभावी स्टेरिलाइजेशन के लिए सैचुरेटेड स्टीम यानी संतृप्त भाप की आवश्यकता होती है. Q12. इंसिनरेशन के बाद बची हुई ऐश यानी राख का निपटान कहाँ किया जाता है? A. सामान्य नाली में, B. खुले मैदान में, C. सिक्योर्ड लैंडफिल्स में, D. रिसाइकलिंग बिन में. उत्तर C. इंसिनरेशन की राख में भारी मेटल्स हो सकते हैं, इसलिए इसे लैंडफिल में सुरक्षित रूप से दबाया जाता है. Q13. मॉइस्ट हीट सूक्ष्मजीवों को कैसे नष्ट करती है? A. कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स द्वारा, B. ऑक्सीडेशन द्वारा, C. डिहाइड्रेशन द्वारा, D. फ्रीजिंग द्वारा. उत्तर A.
नम ऊष्मा यानी भाप बैक्टीरिया के सेल्यूलर प्रोटीन को जमा देती है, जिससे वे तुरंत मर जाते हैं। Q14 गामा रेडिएशन के सोर्स के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ए आयोडीन 131, बी कार्बन 14, सी यूरेनियम 235, डी कोबाल्ट 60। उत्तर डी कोबाल्ट 60 का उपयोग औद्योगिक स्तर पर गामा किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। Q15 एंटीसेप्सिस शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की सफाई, बी कचरा जलाना, सी लिविंग टिश्यूज यानी जीवित ऊतकों पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकना, डी हवा साफ करना। उत्तर सी एंटीसेप्सिस का उपयोग सर्जरी से पहले मरीज की त्वचा या सर्जन के हाथों की सफाई के लिए किया जाता है। Q16 पाश्चराइजेशन की फ्लैश मेथड में यानी HTST में तापमान कितना रखा जाता है? ए 72 डिग्री सेल्सियस यानी 15 सेकंड्स के लिए, बी 63 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी 121 डिग्री सेल्सियस। उत्तर ए HTST का मतलब है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसमें 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड्स तक गर्म किया जाता है। Q17 क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स किस श्रेणी में आते हैं? ए हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स, बी स्टेरिलेंट्स, सी लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स, डी एंटीबायोटिक्स। उत्तर सी इन्हें क्वार्ट्स भी कहते हैं। इनका उपयोग अस्पताल के फर्श और फर्नीचर जैसी कम जोखिम वाली जगहों पर किया जाता है। Q18 सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज डिपार्टमेंट का मुख्य कार्य क्या है? ए मरीजों का इलाज करना, बी दवाइयाँ बेचना, सी खाना बनाना, डी उपकरणों की सफाई, पैकिंग और स्टेरिलाइजेशन करना। उत्तर डी CSSD अस्पताल का वो डिपार्टमेंट है जहां सभी वार्ड्स और OT के उपकरणों को स्टेरिलाइज किया जाता है। Q19 स्टेरिलिटी अश्योरेंस लेवल का क्या मतलब है? ए किसी वस्तु के स्टेरिल न होने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी, बी स्टेरिलाइजेशन की गति, सी बैक्टीरिया का रंग, डी मशीन की कीमत। उत्तर ए मेडिकल उपकरणों के लिए सेल आमतौर पर 10⁻⁻⁶ होता है, जिसका मतलब है 10 लाख में से केवल एक वस्तु के दूषित होने की संभावना। Q20 कोल्ड स्टेरिलाइजेशन में एथिलीन ऑक्साइड के बाद एरेशन क्यों जरूरी है? ए ठंडा करने के लिए, बी खुशबू देने के लिए, सी जहरीली गैस के अवशेषों यानी रेजिड्यूज को हटाने के लिए, डी सुखाने के लिए। उत्तर सी ETO गैस जहरीली होती है, इसलिए स्टेरिलाइजेशन के बाद उपकरणों को खुली हवा में यानी एरेशन में रखना जरूरी है।